नमस्कार दोस्तों। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड वॉरियर में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 की फ़िज़िक्स पढ़ेंगे और उसमें जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स दोस्तों, इसका एग्ज़ाम में काफ़ी वेटेज है, तो इसलिए हमने इससे स्टार्ट करने की कोशिश की है। दोस्तों, अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो आप निकाल लीजिए और हमारे साथ उसको फॉलो करिए। दोस्तों, तो जैसा कि जानते हैं कि रे ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। और लाइट क्या है? एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो दुनिया में कई प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जैसे एक्स रेज हो गई, इंफ्रारेड रे हो गई, अल्ट्रा वायलेट हो गई, विजिबल लाइट हो गई। तो आपसे क्वेश्चन है कि क्या हमें इंफ्रारेड या वायलेट अल्ट्रा वायलेट रेज दिखती हैं हमारी आंखों को? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। और बाकी यूट्यूब मतलब इस वीडियो के एंड में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। आइए अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो देखिए हम लोग इस पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि जो लाइट की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इतना हम लोग इसको एज्यूम करके चलते हैं, एक्चुअल में 2.99 कुछ है। ठीक है दोस्तों, और ये लाइट की स्पीड हर मीडियम में अलग होती है। ये जो स्पीड है 3 × 10⁸, ये वैक्यूम या निर्वात में इसकी स्पीड है। ग्लास में इसकी स्पीड कुछ कम है, वाटर में अलग है, हर मीडियम में इसकी स्पीड अलग होती है। उसके बाद एक मतलब कॉमन एजम्पशन है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों है? क्यों लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है? पर हम लोग तो जानते हैं कि लाइट एक तरीके से वेव है, वेव नेचर होता है उसमें। ठीक है, पार्टिकल भी होता है पर वेव भी होता है, और वेव तो कुछ ऐसे ट्रेवल करती हैं। ठीक है, तो क्यों हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन एज्यूम करते हैं? तो इसका रीज़न जानते हैं, और ये क्वेश्चन 2 नंबर में वह कई बार पूछा जाता है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि जो लाइट का वेवलेंथ है बहुत कम है। कितना है? 400 से 750 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁻⁹ मीटर। ये लाइट की वेवलेंथ है। ठीक है, बहुत छोटा है। और हमारे पास आसपास की जो चीज़ें हैं इससे काफ़ी बड़ी हैं। मतलब यहाँ एक तरीके से एक पेन भी होता है ना, तो वो 15 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, और लाइट इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। बाकी जो हमारी सराउंडिंग है वो तो और बहुत बड़े हैं लाइट के कंपैरिजन में। तो इस वजह से हम लोग ये एज्यूम करते कि लाइट एक पॉइंट से, मान लीजिए एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, इस दोनों पॉइंट में स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है। ये एज्यूम किया जाता है। क्यों एज्यूम किया जाता है? क्योंकि लाइट का वेवलेंथ बहुत ही छोटा है कंपेयर टू अदर थिंग्स इन द सराउंडिंग। ठीक है, तो ये हमने ये वाला पैरा ख़त्म कर दिया। आप अपने बुक में इसको देख सकते हैं। ये पैरा का को मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आगे आते हैं। जो लाइट जो पाथ लेती है, ठीक है, उसको रे ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे मान लीजिए लाइट यहाँ से जाके यहाँ पे टकरा रही है। ठीक है, तो ये एक रे ऑफ लाइट है। अगर ऐसे काफ़ी रेस हैं तो इसको बीम बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, इसको पढ़ेंगे, जो पार्टिकल थ्योरी के माध्यम से समझा जाता है। और बाकी वेव थ्योरी में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वगैरह अगले चैप्टर में पढ़ा जाएगा। आगे आते हैं। तो दोस्तों, पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट। तो जैसा कि जानते हैं कि न्यूटन एक बहुत बड़े ही साइंटिस्ट थे। उन्होंने काफ़ी मैकेनिक्स वगैरह की फील्ड में, मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन वगैरह पे काफ़ी वर्क किया। पर उन्होंने लाइट की फील्ड में भी काफ़ी वर्क किया था। तो दोस्तों, पहले ऐसा क्या था? जैसे कि आज हम जानते हैं कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होता है। पहले कुछ साइंटिस्ट उसको पार्टिकल नेचर बोलते थे और कुछ साइंटिस्ट थे जो उसको सिर्फ वेव नेचर बोलते थे, कि लाइट इज़ अ वेव। तो एक साइंटिस्ट थे डेस्कार्टेस। ठीक है, डेस्कार्ट या डेस्कार्टेस जो भी आप बोल सकें। इन्होंने क्या थ्योरी दी थी? कॉर्पस्क्यूल्स थ्योरी। ठीक है, तो ये कॉर्पस्क्यूल्स क्या होता है कि लाइट एक छोटे 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 टाइनी पार्टिकल से मिल के बना है। ठीक है, जो लाइट होता है टाइनी पार्टिकल से मिल के बना है, ऐसे इन्होंने बोला। तो इसी थ्योरी को न्यूटन ने और इलाबोरेट किया, और इस थ्योरी की मदद से न्यूटन ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया। आइए देखते हैं उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आपने क्लास 11 में मैकेनिक्स पढ़ी हो, जैसे कि मान लीजिए कोई सरफेस है। ठीक है, स्मूथ सरफेस है, इस पर आप कोई बॉल फेंकते हैं। मान लीजिए बॉल फेंके, आके आके यहाँ पे टकराई। ठीक है, एक सेकेंड। मिट जा रे बंधु। हाँ,
ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे टकराता है, उसके बाद यहीं से वो जिस एंगल पे टकराएगा, मान लीजिए यहाँ पे फोर्स कुछ नहीं है, स्मूथ फॉल है, तो ऐसे ही वो बाउंस कर जाएगा इस नॉर्मल के अलॉन्ग। तो मान लीजिए आपने इस बॉल में कुछ वेलोसिटी वी इधर दी, और वी हमने इस वेलोसिटी को कोई कंपोनेंट में ब्रेक किया है, ये हॉरिजॉन्टल में, ये वर्टिकल में। यहाँ पे टकरा रहा है, ठीक है, बॉल मान लो यहाँ गया, ये वेलोसिटी उसको मिली वापस में, और इसको भी हमने दो हिस्सों में तोड़ा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो आप देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये दोनों में सेम है, ठीक है, क्योंकि इधर से इसको कोई फोर्स नहीं मिल रहा है, इसे स्मूथ वॉल है, इसलिए मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो दोनों में वेलोसिटी सेम है। और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है रिवर्स हो जा रही है, ठीक है। तो उसने, न्यूटन ने, क्योंकि अज्यूम किया कि लाइट क्या है, छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बनी है। तो मान लीजिए कोई सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, यह मिरर है, पार्टिकल्स ऐसे से आ रहे हैं टकरा के, ऐसे से वापस चले जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने वही इलास्टिक कोलिजन, या जो मैकेनिक्स की थ्योरी है उसको, क्योंकि लाइट को उन्होंने पार्टिकल माना था कि पार्टिकल से मिलके बना है, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया। ऐसे उन्होंने रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया। रिफ्रैक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया? रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये जूम किया कि जो पार्टिकल्स हैं या कॉर्पस्क्यूल्स हैं, ठीक है, इनकी जो स्पीड है ये एयर में कम है, ठीक है। मान लीजिए कोई मीडियम, ये पानी है, ठीक है, ये वाटर बॉडी है, तो मान लीजिए कॉर्पस्क्यूल्स हैं, ये एयर में इनकी स्पीड कम है, उन्होंने जूम किया, और इसके अंदर ज़्यादा है। तो डिफरेंस इन स्पीड के कारण हमें रिफ्रैक्शन दिखाई पड़ता है या हम ऑब्जर्व करते हैं। पर बाद में तो पता चला कि देखिए स्पीड ऑफ लाइट एयर में सबसे ज़्यादा है, वाटर में कम है। पर उन्होंने भले ही एजम्पशन गलत लिया, पर उन्होंने थ्योरी इसको एक्सप्लेन सही किया। तो यानी रिफ्लेक्शन, ठीक है, और रिफ्रैक्शन को न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी या पार्टिकल थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन कर दिया। पर दिक्कत आई इंटरफेरेंस वगैरह एक्सप्लेन करने में, क्योंकि वो वेव थ्योरी से। अभी हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स, या स्फेरिकल मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है। तो उससे पहले हमें लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन जानने होंगे। आपने पिछली क्लासों में इसको देखा भी होगा। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इस इमेज में आप देखेंगे, अगर ये देखिए इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये तीनों रे एक ही प्लेन में है, इस प्लेन में है, ठीक है। आगे आते हैं, तो ये हो जाएगा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हर मिरर के लिए अप्लाई करेगा, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे कोई भी मिरर हो, ठीक है। बस ये है, प्लेन मिरर होता है तो कर्व पूरी बराबर होती, प्लेन होती है, कर्व मिरर थोड़ा उनका सरफेस कर्व्ड होता है, पर प्रिंसिपल वही रहता है। आगे आते हैं, और बस ये क्वेश्चन आपको डाउट उठ रहा होगा कि स्फेरिकल मिरर के केस में हम लोग नॉर्मल कैसे डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको सी लिख देते हैं। मान लीजिए कोई ये रेस गई, तो ये रे जहाँ टकराई और सेंटर कर्वेचर को आप जब मिलाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये इसको मान लीजिए थीटा ले लिए, तो जितना ये थीटा है उतना ही थीटे पे रिफ्लेक्ट होगा, यानी कुछ ऐसा, हाँ, ये उसकी हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, ये आने वाली रे, ये जाने वाली रे। तो नॉर्मल कैसे लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप उस पॉइंट से मिला देते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, ठीक है। तो बस इतना ही था इसमें। आप ये अपने लाइन पे देखेंगे तो हम लोग इस पैराग्राफ तक आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक का सारा हो चुका है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर में कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि जो स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है, उसका जो सेंटर होता है, मान लीजिए ये जो सेंटर है, एक सेकेंड, उसको पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। और जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को लाइन मिलाती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए, जैसे ये मिरर है, ठीक है, ये इसकी ज्योमेट्रिक सेंटर बीच में है, और ये मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इन दोनों को जो लाइन मिलाएगी इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो दोस्तों मान लीजिए ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, मान लीजिए किसी एक फुल कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस का हिस्सा होगा, मान लीजिए ओरिजिनल में ऐसा कुछ होता, तो उस समय जो सेंटर होता है
वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। मान लीजिए हमने यहाँ से तोड़ के इसको एक नया बना दिया, ठीक है, तो ये हो गया। तो दोस्तों साइन कन्वेंशन हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे। और आपको अगर कोई भी डाउट आया हो तो कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर पूछिए। और आपको वीडियो कैसा लगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।